Hello everyone, welcome to all of you. This is Namrata Agrawal and today's our topic of discussion is structure of nucleic acid. Nucleic acid. What are nucleic acid? फर्स्ट पॉइंट इनके बारे में जो आप लोगों को जानना है, न्यूक्लिक एसिड्स आर क्या हैं? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं. बायोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. बायोमॉलिक्यूल्स क्यों कहा हमने इनको? क्योंकि किसी भी सेल के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन सेल के अंदर जो भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत रखते हैं. तो ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं और बायोमॉलिक्यूल्स भी दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. तो न्यूक्लिक एसिड कौन से बायोमॉलिक्यूल हैं? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल हैं. मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका की मॉलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, उनको हम मैक्रो बायोमॉलिक्यूल कहते हैं. मैक्रो बायोमॉलिक्यूल में न्यूक्लिक एसिड एग्जाम्पल है और प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये क्या है? मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स हैं. और माइक्रो में आपके आ जाते हैं एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स और क्या हम न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, इनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स में रखेंगे. दूसरा हमने बोला पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई. अब इनका नाम हमने न्यूक्लिक एसिड क्यों रखा? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि ये केमिकली क्या है? निगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं, इसीलिए इनको एसिड कहा गया. और एसिड के लिए इनके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इन्हें एसिड कहते हैं. और न्यूक्लिक वर्ड क्यों बोला हमने? बिकॉज दे फॉर्म द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द सेल. सेल के न्यूक्लियस में मेनली ये पाए जाते हैं. अब न्यूक्लिक एसिड टू टाइप्स के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए. डीएनए को हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. और आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड. इनका जो काम है, ये क्या करते हैं? दे कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स इनसाइड द सेल. तो इसलिए इनको डीएनए और आरएनए को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल. दीज आर द जेनेटिक मटेरियल. मोस्टली जो होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है अधिकतर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जहां पर आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इनके. अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स आखिर कैसे बनते हैं, तो यानी कि इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं 3 कंपोनेंट के मिलने से बनते हैं, जिसमें कि पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजिनस बेसिस, सेकंड कंपोनेंट है पेंटोज शुगर एंड थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड. अब वन बाय वन तीनों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. नाइट्रोजिनस बेसिस क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आप किसे कहोगे? वो कंपाउंड जिनके रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन के अलावा भी कोई एटम या एलिमेंट प्रेजेंट हो. तो यहाँ पर कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनकी रिंग में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है. पेंटोज शुगर, यानी कि यहाँ पर 5 कार्बन होंगे. इसका फॉर्मूला है C5H10O5 पेंटोज शुगर एंड इट इज़ अ मोनोसैकेराइड. क्या हुआ फिर? ये कार्बोहाइड्रेट. एंड फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H3PO4. इन तीनों चीज़ों के आपस में मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है. अब नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं. तो नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम. फर्स्ट इज प्यूरीन्स एंड सेकेंड इज पिरिमिडीन्स. नाउ अब प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स के बारे में हम कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं. प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स. First point, purines has double ring structure
वेयर एज pyrimidines हैज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स में 9 मेंबर्स होते हैं, pyrimidines में 6 मेंबर्स होते हैं। थर्ड पॉइंट, प्यूरिन्स में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन वो किस किस पोजीशन पर होती है? फर्स्ट, थर्ड, 7th एंड 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन होती है प्यूरिन रिंग में। जबकि pyrimidine रिंग में नाइट्रोजन की क्या पोजीशन होती है? फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होती है। प्यूरिन्स का जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि जो नंबरिंग करते हैं प्यूरिन्स के ऊपर, ये होती है एंटी क्लॉकवाइज, वेयर एज pyrimidines में नॉमेनक्लेचर कैसा होता है? क्लॉकवाइज। अब ये प्यूरिन्स और pyrimidines दोनों जब न्यूक्लियोटाइड बनाने में यूज़ होती हैं तो ये पेंटोज शुगर के साथ में बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं। तो पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एंड 9th नाइट्रोजन ऑफ प्यूरिन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन और प्यूरिन की 9th नाइट्रोजन के बीच में एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। सिमिलरली अगर pyrimidines पेंटोज शुगर के साथ में बॉन्ड बनाएंगी तो पेंटोज शुगर की तो फर्स्ट कार्बन ही रहेगी, पेंटोज शुगर एंड फर्स्ट नाइट्रोजन ऑफ pyrimidine, दोनों फर्स्ट पोजीशन हो गई। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? अभी हम इनके स्ट्रक्चर भी बनाकर ड्रॉ कर मैं आपको दिखा दूंगी। अब सेकंड हम डिस्कस कर लेते हैं पेंटोज शुगर, उसका क्या स्ट्रक्चर है। पेंटोज शुगर फॉर्मूला मैंने बताया था अभी आपको, C5H10O5। तो क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? 1:2:1। तो C5H10O5। अब पेंटोज शुगर 2 टाइप्स की हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1 डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरी है राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर इज फाउंड इन RNA एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर इज फाउंड इन DNA। राइबोज शुगर का फॉर्मूला तो यही है C5H10O5, वेयर एज डीऑक्सीराइबोज शुगर में एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10O4 डीऑक्सी, यानी कि एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ये 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, दिस इज 5th कार्बन। तो यानी कि 4 कार्बन तो यहाँ रिंग के अंदर है और 5वीं कार्बन रिंग से बाहर है। अब इसके ऊपर हम HOH लिख देते हैं, HOH OH एंड H। ये किसका बनाया हमने? डीऑक्सीराइबोज शुगर। जबकि राइबोज शुगर हम बनाएंगे तो सेकेंड कार्बन पोजीशन पर राइबोज शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट होगा और डीऑक्सीराइबोज में एक ऑक्सीजन क्योंकि निकल रही है इसमें से, तो यहाँ पर OH नहीं है। अब सिमिलरली हम राइबोज बना लेते हैं, OH 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 CH2OH और ये H। तो कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है दोनों शुगर में? कार्बन नंबर सेकंड पर, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर DNA में मिलेगी और राइबोज शुगर RNA में मिलेगी। प्यूरिन्स के एग्जाम्पल और लिखिए यहाँ पर, एडेनिन एंड ग्वानिन। जबकि pyrimidines के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब इनके स्ट्रक्चर और हम बनाकर देख लेते हैं। सबसे पहले प्यूरिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं।
मैंने बताया था प्यूरिन कैसे है, डबल रिंग प्रेजेंट है प्यूरिन्स में, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे उसकी नेमिंग होगी, नोमेनक्लेचर होगा, और कैसे ड्रॉ करेंगे। ये हमने प्यूरिन रिंग बना दी है। तो प्यूरिन रिंग में अब हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर मैंने बताया था आपको एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज़ द प्यूरिन रिंग स्ट्रक्चर। अब हम इसमें डबल बॉन्ड और लगा देते हैं, यहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पर आएगा। मैंने आपको बताया था इसमें नाइट्रोजन कहाँ पर होती है, 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पर। तो 1 पे आप नाइट्रोजन लिख दो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, 7 पोजीशन पे नाइट्रोजन है और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन है। सिमिलरली अब पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पिरिमिडीन रिंग कैसा होगा, इसमें 6 मेंबर हैं इसके रिंग में। तो हमने ये रिंग ड्रॉ कर लिया। रिंग ड्रॉ करने के बाद इसमें हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये डबल बॉन्ड आ गए। अब इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर कैसा है इसका, क्लॉकवाइज, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 क्लॉकवाइज, और ये क्या था, एंटी क्लॉकवाइज था। तो यहाँ पर नाइट्रोजन किस किस पोजीशन पर होती है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन होती है। तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पर नाइट्रोजन होगा, बाकी जगह पे क्या होगा, कार्बन होगा। तो ये दोनों हमने रिंग बना ली। पेंटोज शुगर हमने समझ लिया। अब हम फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर और बना लेते हैं एक बार। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है H3PO4। अब इसको लिखेंगे कैसे, P डबल बॉन्ड से O और 3 तरफ OH। ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाकर देख लेते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट जो अभी हमने डिस्कस करे हैं ये आपस में जुड़ेंगे कैसे। तो रफली अगर मैं बोलूँ तो पेंटोज शुगर के एक साइड में तो नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, और दूसरी साइड में क्या जुड़ता है, फॉस्फेट ग्रुप। तो इसको हम तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अगर पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस ही आपस में जुड़े हुए हैं तब रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को हम NH से डिनोट करेंगे और न्यूक्लियोटाइड को NTD से। ये तो मैंने एक मोटी मोटी बात बता दी। अब हम इसको स्ट्रक्चर को बनाकर देख लेते हैं कि वास्तव में बनेगा कैसे। तो सबसे पहले हम पेंटोज शुगर बना लेते हैं। पेंटोज शुगर बनाया, ये पेंटोज शुगर में ये मैं बना रही हूँ राइबोस पेंटोज शुगर, HOH, और ये 5th कार्बन जो है रिंग के बाहर है। यहाँ पर अब मैंने OH को क्या करा है, फर्स्ट कार्बन पोजीशन पर अगर OH अबव द प्लेन होती है तब हम इसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। तो ये बीटा पेंटोज शुगर है, बीटा पेंटोज शुगर। न्यूक्लियोटाइड बनाने में ऑलवेज बीटा शुगर यूज़ होती है, चाहे वो राइबोस शुगर हो चाहे वो डीऑक्सीराइबोस शुगर हो। यानी कि OH क्या होगा, फर्स्ट कार्बन का अबव द प्लेन होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये याद रखने वाला है कि ऑलवेज बीटा शुगर यूज़ होती है न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन पोजीशन से नाइट्रोजिनस बेस आकर के जुड़ता है। तो यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पोजीशन ये है, तो यहाँ फर्स्ट कार्बन पोजीशन का जो OH ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाएगा, इट इज रिप्लेस्ड बाई नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस हमारे पास 5 हैं, जिनको कि हमने प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स में बांटा हुआ है। प्यूरीन्स और ये पिरिमिडीन्स हो गए। तो प्यूरीन अगर फर्स्ट कार्बन पोजीशन से जुड़ रहा है तो ये कहाँ से जुड़ेगा, 9th नाइट्रोजन से। प्यूरीन की 9th नाइट्रोजन पोजीशन पेंटोज शुगर की फर्स्ट कार्बन पोजीशन के साथ में बॉन्ड बनाएगी। और अगर नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडीन है तो पिरिमिडीन की फर्स्ट नाइट्रोजन फर्स्ट कार्बन पोजीशन के साथ में शुगर की जुड़ेगी। तो इस तरह से ये बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। प्यूरीन क्या है हमारे पास, एडेनिन और ग्वानिन, 2 प्यूरीन्स हैं। पिरिमिडीन्स क्या क्या है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पोजीशन याद रखनी है। शुगर की फर्स्ट कार्बन पोजीशन, प्यूरीन की 9th नाइट्रोजन और पिरिमिडीन की फर्स्ट नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब ये बॉन्ड जो बनता है यहाँ पर शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के बीच में, इस बॉन्ड को हम एक नाम देते हैं
कहते हैं इसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये किस किस के बीच में बना है? शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। अगर यही बॉन्ड शुगर और शुगर के बीच में बनता है, शुगर और शुगर के बीच में अगर ये बॉन्ड बनता है, तब उस बॉन्ड को भी हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, बट वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन नहीं होता, उसको बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पर क्योंकि नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए इसको हम एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? तो यानी कि अब ये वाला जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड, NS से मैं डिनोट कर रही हूँ। अब अगर यहाँ पर हम फॉस्फेट ग्रुप को और जोड़ दें शुगर के साथ, तब रिजल्टिंग स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब फॉस्फेट कहाँ पर जुड़ेगा? 5th कार्बन पोजीशन के साथ यहाँ पर फॉस्फेट जुड़ेगा। फॉस्फेट जब जुड़ेगा तो इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे OH को इधर ले आते हैं हम, क्योंकि कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ से OH ग्रुप रिमूव होगा। अब फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने अभी डिस्कस किया था, कैसे लिखेंगे फॉस्फोरिक एसिड को? ठीक है, ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। अब ये फॉस्फोरिक एसिड में जो आपको ये 3 OH दिखाई दे रहे हैं, ये क्या अल्कोहल है? नो, ये अल्कोहल ग्रुप नहीं है। यहाँ पर क्या है, खाली O जुड़ा हुआ होता है इस फॉस्फोरस के साथ में, और ये जो H होते हैं ये लूज हो जाते हैं, ये निकल जाते हैं बाद में, इसीलिए इसके ऊपर ये 3 जो H हैं ये निकल जाएंगे, तो 3 नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ये OH क्या है? अल्कोहल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये OH इस H के साथ में यहाँ पर क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड बना यहाँ पर CH2O और ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर जुड़ा है, तब इस वाले बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? जो बॉन्ड किसके बीच में बना है? पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड के साथ में ये जो बॉन्ड बना है, इसको नाम देते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि ये बॉन्ड बना है अल्कोहल और एसिड के बीच में, अल्कोहल और एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये हमने पहला फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिया। अब ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, इस रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पर जुड़ चुका है, और बॉन्ड कौन सा बना है यहाँ पे? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर अभी हम 2 फॉस्फोरिक एसिड को और जोड़ सकते हैं। अब अगर मैं इसकी वैलेंसी आपसे पूछूं कि इतना ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है, इसके ऊपर वैलेंसी कितनी है, तो आप क्या बताओगे? मान लो आप यहाँ पर कि यहाँ पे मैंने नाइट्रोजनस बेस एडेनिन लेकर मैं चल रही हूँ, तो इस वाला ये जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, इसका क्या नाम होगा? एडिनोसिन। इसे बोलेंगे हम एडिनोसिन। और जो न्यूक्लियोटाइड होगा एडेनिन नाइट्रोजनस बेस लेने पर, इसको हम नाम देंगे AMP, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया। आपको पता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, तो यानी कि अभी हम यहाँ पर 2 फॉस्फोरिक एसिड को और जोड़ सकते हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट पे अगर हम वैलेंसी देखें तो यहाँ पर अभी ये 2H यहाँ पर रिमूव हो सकते हैं, तो यानी कि इसके ऊपर वैलेंसी कितनी होगी? 2-। ठीक है, क्लियर है? अब सिमिलरली हम यहाँ पर 2 फॉस्फेट और जोड़ लेते हैं, इसी तरह से जैसे यहाँ पर जोड़े हैं, इसको मैं P से डिनोट कर दे रही हूँ, पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ। अब ये जो यहाँ पर हमने यहाँ पे P जोड़ा है, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड होता है हाई एनर्जी बॉन्ड होता है ये, और सिमिलरली इसी के बाद एक P हम और जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, जिनको हम एक नाम देते हैं इन दोनों बॉन्ड्स को, क्या बोलेंगे इनको? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड ही हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। तो जब हमने एक फॉस्फोरिक एसिड जोड़ा था, तब रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को हमने AMP बोला। जब दूसरा फॉस्फोरिक एसिड भी जोड़ दिया, तब क्या बनेगा यहाँ पर? उसको बोलेंगे ADP। और जब तीसरा भी फॉस्फोरिक एसिड हमने जोड़ दिया तो उसको बोलेंगे ATP, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के ऊपर अगर हम वैलेंसी चेक करेंगे पूरा फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाकर, तो इसके ऊपर 3 माइनस वैलेंसी होगी और एटीपी के ऊपर 4 माइनस वैलेंसी होती है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने बनाकर देख लिया। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि डीएनए और आरएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अभी हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया है। अब इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होकर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये कि एक न्यूक्लियोटाइड में आपने कौन कौन से बॉन्ड देखे। सबसे पहला बॉन्ड देखा आपने एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि शुगर मॉलिक्यूल और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बन रहा है। सेकेंड बॉन्ड इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। उसके बाद 2 बॉन्ड और बनेंगे जो कि फॉस्फोरिक एसिड के जोड़ने से बनेंगे, जो कि हाई एनर्जी बॉन्ड होंगे और उनको हम बोलेंगे फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो एक न्यूक्लियोटाइड में ये 3 बॉन्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, तब एक और बॉन्ड वहाँ पर बनता है जिसको कि हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। तो वो देख लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा। अब आपको पता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है मोस्टली केसेस में, और आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे कि ये देखिए, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हमने बना दिए और ये आरएनए होगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। आपने पढ़ा होगा कि इसमें स्ट्रैंड्स में पोलैरिटी होती है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड्स, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड्स डीएनए के स्ट्रैंड्स में, और आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड है तो उसको हम इस तरह से 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस तरह से डिनोट करते हैं। अब ये जो स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं ये बने कैसे? ये एक्चुअली बनते हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से। ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते चले जाते हैं, जो अभी हमने ऊपर ड्रॉ करा था, तब उसके बनने से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। लेकिन अब ये जुड़ेंगे कैसे वो हमें देखना है, वो देख लेते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर एक बार फिर से बना लेते हैं जो हमने बनाया था शुगर का। शुगर प्लस CH2OH, यहाँ पर HOH HOH। ठीक है। ये शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन पोजीशन पे यहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेस को जोड़ा था, और यहाँ पर हमने क्या जोड़ा था? फॉस्फोरिक एसिड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P, CH2OP। तो ये कौन सी पोजीशन है? ये 5th कार्बन है, एंड दिस इज 3rd कार्बन, दिस इज 2nd कार्बन, दिस इज 1st कार्बन। 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th ये शुगर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हमने नाइट्रोजनस बेस जोड़ रखा है। तो ये हमने एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया। अब न्यूक्लियोटाइड्स को हमें आपस में जोड़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने के लिए। तब बॉन्डिंग कैसे होगी? नीचे एक और हम न्यूक्लियोटाइड यहाँ बना लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये शुगर बना ली हमने फिर से यहाँ पर। ठीक है। दूसरी शुगर मॉलिक्यूल बन गया हमारा ये, और ये नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, उधर हमने फॉस्फोरस जोड़ दिया। अब इनमें बॉन्डिंग जो होगी, पहले न्यूक्लियोटाइड की 3rd कार्बन पोजीशन एंड 2nd न्यूक्लियोटाइड की जो 5th कार्बन पोजीशन है, ये 5th कार्बन पोजीशन है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस होता है। ये वाला OH यहाँ से एक H को लेकर यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा -H2O, और इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? दिस बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। पहले न्यूक्लियोटाइड की 3rd कार्बन पोजीशन, ये बात बहुत याद रखने की है कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड की 3rd कार्बन पोजीशन एंड 2nd न्यूक्लियोटाइड की 5th कार्बन पोजीशन के बीच में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस डायरेक्शन में बना? अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या आप बताओगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम।
इसकी क्या डायरेक्शन है, 3 to 5 बन रहा है ये, तो इसकी हम बोलेंगे कि 3' to 5' ये बॉन्ड बनेगा। अब इसी तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे। अभी हमने एक जोड़ा है, अब यहाँ पर हम अगला जोड़ सकते हैं, इसी तरह सो ऑन, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़कर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बना देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो और ध्यान देने वाली है वो ये कि आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है उसका 5' एंड जो है, जो 5th कार्बन वाला एंड है वो फ्री है, ये वाला एंड फ्री है, और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसका कौन सा एंड फ्री रहेगा, 3 एंड फ्री रहेगा, 3 कार्बन वाला। तो यानी कि ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है, इससे जो स्ट्रैंड बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, उस स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3'। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये बन रहा है ऐसे करके, यानी कि यहाँ पे 5 एंड फ्री है, इसको हम बोलेंगे 5p, क्योंकि यहाँ पे p फ्री है, और जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके 3 एंड पे क्या फ्री होगा, OH फ्री होगा। तो यानी कि एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या हो गई, 5' to 3', 5p और 3OH। तो अब हमें ये पता है कि DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है और उसके दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं आपस में। तो यानी कि एक स्ट्रैंड को तो हम लिखेंगे 5p और दूसरे को लिखेंगे 3OH। ठीक है, और दूसरा वाला स्ट्रैंड चूंकि एंटी पैरेलल है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3OH एंड 5p। इस तरह से ये DNA का स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंडेड ये मॉलिक्यूल बनेगा। अब इस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में यहाँ पर ये जो मैंने लाइन से आपको दिखाया है, दिस इज द बैकबोन, यानी कि देखिए ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ये DNA स्ट्रैंड है जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो बैकबोन वाला स्ट्रक्चर है ये शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ये शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन है। सिमिलरली हम दूसरा भी ड्रॉ कर लेते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाए सारी चीज़ें। ठीक है, अभी 2 स्ट्रक्चर हमने बना लिए। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बैकबोन कहलाएगी DNA मॉलिक्यूल की, जो कि बनी होती है शुगर प्लस फॉस्फेट से, तो ये क्या है, बैकबोन। अब नाइट्रोजनस बेसेस भी तो हैं इसमें जुड़े हुए, देखिए नाइट्रोजनस बेसेस भी तो ये जुड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर आएगा, इसमें नाइट्रोजनस बेस यहाँ अंदर की तरफ आएगा। ऐसे ही दूसरे वाले मॉलिक्यूल का भी, दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस जो होंगे अंदर की साइड में होते हैं और बैकबोन होती है शुगर प्लस फॉस्फेट से मिलकर। एक बात और, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग कैसे होती है, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनके बीच में भी आपस में पेयरिंग होती है। तो एडेनिन बेस पेयरिंग जो होती है ये प्यूरिन्स की हमेशा पिरिमिडीन्स से होगी। ठीक है, तो एडेनिन और ग्वानिन हमारे पास क्या है, 2 प्यूरिन्स हैं, और पिरिमिडीन्स क्या है हमारे पास, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन, ये 3 पिरिमिडीन्स हैं। एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन इन केस ऑफ DNA with 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, and cytosine always pairs with guanine with 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थाइमिन में होंगे और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में बॉन्डिंग होगी इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स की चेन आपस में जुड़कर पूरा स्ट्रक्चर बना देगी। तो ये तो हो गया हमारा DNA का केस। लेकिन अगर RNA है, RNA में कौन कौन से ये नाइट्रोजनस बेसिस 5 में से कौन से यूज़ करता है RNA? RNA में होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन नहीं होता, थाइमिन नहीं होता है RNA में, बाकी दोनों होते हैं साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, तो यहाँ पर थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है RNA में। और RNA चूँकि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए RNA के जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनके बीच में पेयरिंग नहीं होगी, तो ये खाली न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। मतलब कि RNA का एक जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा तो उसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे उन्हें हम बेस पेयर्स नहीं कहेंगे,
बेस पेयर्स हम डीएनए के केस में ही कहेंगे, डीएनए में तो बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स, और जबकि आरएनए में खाली हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलेंगे, बेस पेयर्स इन द केस ऑफ डीएनए ओनली। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स सब बनाकर देख लेते हैं कि हमारे पास 2 तरह की शुगर है, 5 तरह के बेसिस हैं, तो इनसे कितनी तरह के न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। कैसे कैसे हम बना सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 तरह की शुगर है, एडेनिन और राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, और 5 तरह के बेसिस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, जिसमें से यूरेसिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है और थायमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है बेस। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम एडेनिन को ले लेते हैं कि अगर हम एडेनिन, यहाँ पर लिखती हूँ एडेनिन नाइट्रोजनस बेस लिया हमने। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस को लेकर यदि हम राइबोज शुगर के साथ इसको जोड़ रहे हैं या डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ इसको जोड़ रहे हैं, तो अगर हमने राइबोज शुगर के साथ एडेनिन को जोड़ा तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे और उसको नाम देंगे हम एडिनोसिन। क्या है ये? एक न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ हमने एडेनिन को जोड़ा तो क्या बनेगा हमारे? डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। ये क्या है? एक ये भी न्यूक्लियोसाइड है, सॉरी। अब इसमें अगर हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं यहाँ पर, तब क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने के बाद। तो अगर हमने एक फॉस्फेट जोड़ा तब क्या बनेगा? एडेनिन मोनोफॉस्फेट। अगर हमने 2 फॉस्फेट जोड़ दिए तब क्या बनेगा? एडेनिन डाइफॉस्फेट। और अगर हमने 3 फॉस्फेट जोड़ दिए, जो मैक्सिमम हम 3 ही ग्रुप जोड़ सकते हैं, तब क्या बनेगा? रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, उसको हम बोलेंगे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये तीनों क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और इन न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर हम बोलते हैं एडिनाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, राइबोज शुगर के केस में। अगर यही डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो इसके साथ भी हम सेम प्रोसीजर कर लेते हैं। एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा तो क्या बनेगा? AMP, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसलिए मैंने स्मॉल d से डिनोट कर दिया है। 2 P जोड़े अगर हमने 2 फॉस्फोरस तो क्या बन जाएगा? ये डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट। और अगर हमने तीसरा फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दिया तब डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्या है? इनको क्या नाम देंगे? डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है। दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का है और ये राइबोज शुगर का है दोनों न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर हमने पहले बनाए थे न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अभी हमने एक बेस को यूज़ करा है, अब दूसरा बेस ले लेते हैं। दूसरा बेस हम ले लेते हैं ग्वानिन, एडेनिन के बाद। अगर हमने ग्वानिन को यूज़ करा, फिर सिमिलरली जैसे पहले किया था कि राइबोज शुगर अगर अटैच करी है इसके साथ, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? ग्वानोसिन। ये क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। और अगर हमने डीऑक्सीराइबोज शुगर को यूज़ करा है तब रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। पूरा लिख लीजिएगा आप। ये भी क्या है? एक न्यूक्लियोसाइड है। अब हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो हम क्या जोड़ देंगे इस पर? फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट एक जोड़ा तो क्या बनेगा? AGP, क्योंकि यहाँ पे हम ग्वानिन ले रहे हैं, यानी कि एडिनोसिन, सॉरी क्या बोलेंगे इसको? ग्वानिलिक एसिड। और 2 फॉस्फेट जोड़े तो यहाँ पर AGP नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे इसको GMP, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। दूसरा ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर हमने 3 जोड़ दिए तब बोलेंगे क्या? ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कलेक्टिवली हम इसको बोल सकते हैं ग्वानिलिक एसिड। ग्वानिलिक एसिड क्या है? ये ग्वानिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है। एक फॉस्फेट जोड़ा
तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए तो गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़े तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड कलेक्टिवली दे आर नोन एज गुआनिलिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पर एक फॉस्फेट जोड़ा तो क्या बनेगा, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जोड़े डीऑक्सी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 जोड़े तब डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी क्या है, इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी गुआनिलिक एसिड। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, 2 बेसिस के साथ हमने बना लिए। अब थर्ड बेस के साथ बनाते हैं। तीसरा बेस अब हम यहाँ पर ले लेते हैं साइटोसिन। थर्ड बेस जो अब हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर वो है साइटोसिन। फिर वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी लिखा था हमने, राइबोज शुगर लिया पहले, राइबोज शुगर, और दूसरी तरफ हमने ले लिया डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर के साथ अब क्या बनेगा, नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है, उसको राइबोज शुगर के साथ हमने जोड़ा तो इसको हम क्या नाम देंगे, साइटिडीन। साइटिडीन क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडीन। डीऑक्सीसाइटिडीन भी एक न्यूक्लियोसाइड है। अब हम इस पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देते हैं, जैसे ऊपर किया था सिमिलरली वैसे ही करेंगे। एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ा तो क्या बनेगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या बनेगा, साइटिडीन डाइफॉस्फेट। तीसरा फॉस्फेट ग्रुप भी हमने जोड़ दिया तब क्या बनेगा, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। और कलेक्टिवली इनको हम बोलेंगे साइटिडिलिक एसिड। मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड को हम साइटिडिलिक एसिड बोलेंगे साइटोसिन के, राइबोज शुगर के साथ में। और अब डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ देख लेते हैं। 1 फॉस्फेट जोड़ा तो डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जोड़े तो डीऑक्सी साइटिडीन डाइफॉस्फेट एंड डीऑक्सी साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये कलेक्टिवली डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, 3 बेसिस के साथ हो गया। अब 2 बेस हमारे और बचे हैं, उनके साथ भी हम बना लेते हैं कि कैसे बनता है स्ट्रक्चर। चौथा बेस हम ले लेते हैं यहाँ पर, चौथा बेस हम ले लेते हैं यूरेसिल। यूरेसिल के साथ अब हम कौन सी शुगर जोड़ेंगे, राइबोज शुगर। आरएनए में मिलता है यूरेसिल बेस, डीएनए में होता है, बताइए डीएनए के साथ यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होता है कि नहीं, डीएनए में नहीं होता है, तो इसके साथ हम कुछ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो राइबोज शुगर के साथ ही यूरेसिल का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, राइबोस और यूरेसिल मिलकर आपस में जो न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे उसको नाम देंगे हम यूरिडीन। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें फिर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दीजिए। एक फॉस्फेट हमने जोड़ा तो क्या बनेगा रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, यूएमपी। यूएमपी। दूसरा फॉस्फेट जोड़ा तो क्या बनेगा, यूडीपी। और तीसरा फॉस्फेट भी जोड़ दिया तो क्या बन गया, यूटीपी। यानी कि यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फेट एंड यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। और तीनों को हम क्या बोलेंगे, यूरिडिलिक एसिड। ये क्या है, यूरिडिलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। और क्योंकि ये सिर्फ राइबोज शुगर से बना है तो इसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा एक बेस और बचा है, उसके साथ भी हम बना लेते हैं सारा स्ट्रक्चर। थायमीन। मैंने आपको बताया कि थायमीन आरएनए में नहीं होती है, सिर्फ डीएनए में होती है। तो यानी कि राइबोज शुगर के साथ इसका कोई न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड नहीं बनेगा, डीऑक्सीराइबोज के साथ में बनेगा। डीऑक्सीराइबोज के साथ में रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको हम बोलेंगे डीऑक्सीथाइमिडीन। ठीक है, क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड है। अब इसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एक फॉस्फेट जोड़ा तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़े तो डीऑक्सीथाइमिडीन डाइफॉस्फेट।
और जब हमने 3 फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर जोड़ दिए तब क्या बना, डीऑक्सीथाइमेटीन ट्राइफॉस्फेट, एंड कलेक्टिवली इनको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीथाइमेटिलिक एसिड, डीऑक्सीथाइमेटिलिक एसिड, जो कि एक क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी नाइट्रोजन बेसेस और दोनों तरह की जो हमारे पास पेंटोज शुगर हैं उनको यूज़ करके जितने भी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड बन सकते हैं, पॉसिबल हैं, उन सबको एक बार हमने समझ लिया कि कैसे कैसे ये बनते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उनमें से जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, आरएनए या डीएनए, इन दोनों में से कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। जब ओरिजिन हुई थी लाइफ की हमारी अर्थ पर, उस समय आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में पहली बार आया था, डीएनए नहीं आया था। डीएनए की ओरिजिन आरएनए से हुई और वो बाद में हुई, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आरएनए का स्ट्रक्चर जो है वो लेस स्टेबल है। क्यों है लेस स्टेबल? क्योंकि आपको पता है कि आरएनए में जो हमने शुगर यूज़ करी थी, उस शुगर को हमने क्या नाम दिया था, राइबोज शुगर। आरएनए में देखिए, अब हमने पहले पढ़ा था, आरएनए में जो शुगर यूज़ होती है वो है राइबोज शुगर, और डीएनए में जो शुगर यूज़ होती है उसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज। दोनों में मैंने आपको बताया था डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है कार्बन नंबर 2 पर, डिफरेंस एट कार्बन 2 क्या है, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसमें कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप एब्सेंट है, जबकि राइबोज शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो OH ग्रुप है जो कि राइबोज शुगर में प्रेजेंट है, वही जो है आरएनए को लेस स्टेबल बनाता है, जबकि डीएनए में वो OH ग्रुप है ही नहीं। बाकी के देखिए जो अदर OH ग्रुप हैं दोनों ही शुगर्स में, फर्स्ट नंबर पर, थर्ड नंबर पर और फिफ्थ नंबर पर, इन तीनों को ही अभी आपने देखा, ये तीनों ही ग्रुप बॉन्ड्स बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दोनों ही शुगर्स में। यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर। थर्ड पोजीशन पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ता है तो थर्ड पोजीशन का OH ग्रुप भी यूज़ हो रहा है, और फिफ्थ पोजीशन का OH ग्रुप भी यूज़ होता है जब यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है, तब यहाँ पर ये ग्रुप भी यूज़ हो जाता है। तो OH ग्रुप क्या होता है, एक्चुअली हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये 3 OH ग्रुप तो जो है यूज़ हो जा रहे हैं, जो कि डीऑक्सीराइबोज के तो तीनों यूज़ हो गए, लेकिन आरएनए का जो सेकंड पोजीशन का OH ग्रुप है ये फ्री रह जाता है, और OH ग्रुप क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है इसकी वजह से ये आरएनए को अनस्टेबल बनाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर, जैसे कि हमने नंबरिंग सिस्टम आपको बताया था कि पेंटोज शुगर में 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने नंबरिंग करी थी। उसी तरह से जब हमने ये रिंग्स बनाए थे, प्यूरिन और पिरिमिडिन के रिंग्स बनाए थे, तब उसमें भी हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम इन दोनों को जोड़कर एक, यहाँ पर हमने न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन की, नाइट्रोजनस बेस और शुगर को जोड़कर, तो अब जब न्यूक्लियोसाइड बन रहा है और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ रही हैं, तब नाइट्रोजनस बेस पर तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह से करेंगे, लेकिन जो पेंटोज शुगर है उसमें नंबरिंग उस समय पर थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। जैसे कि अब इसको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश और 5 डैश इस तरह से नंबरिंग होती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर में 2 डैश पोजीशन पर OH है या नहीं, इस स्ट्रक्चर में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आप क्या बोलोगे, 2 डैश स्ट्रक्चर, 2 डैश अगर मैंने कार्बन बोली है तो यानी कि हम पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं। अगर 2 नंबर की कार्बन की बात करूँगी तो यानी कि नाइट्रोजनस बेस की बात हो रही है, और 2 डैश कार्बन की बात है तो मतलब कि पेंटोज शुगर की बात हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों को तो हम अलग अलग 1 2 3 4 5 से ही डिनोट करेंगे, लेकिन न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन के बाद पेंटोज शुगर को 1 डैश 2 डैश इस तरह से नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे बॉन्ड्स आपने समझ लिए, पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। अब मैं यदि आपसे पूछूं, एक क्वेश्चन दूँ आपको कि अगर एक
वन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है कोई हमारे पास और उसमें 1000 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर वो बना है और उसमें आपको बताना है कि हाउ मैनी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स दिस RNA हैव। तब आप कैसे बताओगे? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे होंगे? अब देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड बनाए। 3 न्यूक्लियोटाइड के बीच में अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं? ये 2 ही तो हैं, 2 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जबकि 3 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं यहाँ पर? 3, यानी कि नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नंबर ऑफ PDE बॉन्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 - 1 = 2। तो सिमिलरली क्वेश्चन में आपसे पूछा है 1000, तो 1000 - 1 = कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 999 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन DNA के ऊपर भी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ a double stranded DNA has 100 base pairs, then number of phosphodiester bond and number of N-glycosidic bonds, ये आपको दोनों चीज़ें निकालनी है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? 100 बेस पेयर्स, बिकॉज DNA डबल स्ट्रैंडेड है और वहाँ पर न्यूक्लियोटाइड में जो बेसेस हैं वो आपस में पेयरिंग करके रखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक इसके साथ पेयरिंग करता है DNA में, थायमीन के साथ, और ग्वानिन और साइटोसिन आपस में पेयरिंग करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर DNA के केस में बेस पेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर 100 बेस पेयर्स दे रखे हैं, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, तो यानी कि 2 स्ट्रैंड होंगे DNA के, तो हर स्ट्रैंड में 50-50 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 50 इसमें होंगे और 50 इसमें होंगे। ठीक है, तब जब 50 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो इसमें कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो जाएंगे? 49 फॉस्फोडाइस्टर, और दूसरे वाले स्ट्रैंड में भी कितने हो जाएंगे? 49 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल इज इक्वल टू 49 + 49 इज इक्वल टू 98। 98 तो कितने हो गए? ये हो गए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कितने होंगे? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कितने होंगे? जितने की बेस पेयर हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स तो उतने ही होंगे, क्योंकि एक पेंटोज शुगर के साथ में एक बेस पेयर जुड़ता है, तो 50 और 50 यानी कि कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हो जाएंगे? 100। क्लियर हुआ? ओके, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।